मधु नाम की एक लड़की रहती है। वो पढ़ाई में बहुत अव्वल रहती है। पढ़ाई के साथ साथ वह तरह तरह के पकवान बनाने और सिलाई बुनाई ये सब में भी वो बहुत तेज रहती है। मधु अपने पढ़ाई की फाइनल ईयर में रहती है। तभी मधु के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है और वह मधु के लिए एक अच्छा लड़का परिवार ढूंढना शुरू कर देते हैं। मधु के माता पिता उतने पैसे वाले नहीं होते हैं। उन्होंने जो भी कमाया होता है वो अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई में लगा देते हैं। बाकी पैसे कुछ उनके पास जो बचे रहते हैं वो उसकी शादी के लिए बचा कर रखते हैं। एक दिन मधु को देखने लड़के वाले आते हैं और कुछ देर दोनों परिवारों में बात होने के बाद लड़के की माँ मधु को देखने के लिए कहती है। मधु की माँ मधु को लेकर आती है। अरे बेटा, कैसी हो? जी जी अच्छी हूँ। कुछ देर मधु से बात करने के बाद मधु की होने वाली सास संजय से पूछती है, बेटा संजय, तुम्हें मधु पसंद है? संजय मुस्कुराकर हाँ बोलता है और मधु मधु बेटा, तुम्हें हमारा संजय कैसा लगा? तब मधु शर्मा कर सिर झुका लेती है। संजय और मधु की शादी बड़े धूमधाम से होती है। मधु अपने ससुराल आती है। वह बहुत ही खुश रहती है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब वो काम कर रही थी, उसके पति और उसकी सास आपस में बात कर रहे थे। सोचा था कि इकलौती संतान है, माँ बाप की तो शादी में भर भर कर सामान देंगे, यहाँ तो मनहूस बेटी सिर्फ दे दिए। अरे माँ, तूने ही तो कहा था कि पैसे वाले हैं, बहुत सारे पैसे देंगे और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे। अब मैं अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ मधु से बोलने कि अपने बाप से 1 करोड़ रुपए मांग। हमने तेरे चेहरे देखकर शादी नहीं किया, पैसा देखकर किया है। ये सब मधु सुन लेती है और बहुत दुखी होती है। इन लोगों ने मुझसे नहीं मेरे पैसे देखकर शादी किया। ये सोचकर मधु बहुत रोती है। इतने में संजय आ जाता है। मधु, अरे ओ मधु, कहाँ हो मधु? तभी मधु जल्दी से अपने आंसू पोंछकर नॉर्मल होने का नाटक करती है, मानो जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, न जानती है। हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ, बोलिए कुछ चाहिए? तभी उसका पति उससे कहता है, अरे मधु, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो मैंने अपने बॉस से लिया था ना, वही वो मांग रहे हैं, पर मैं सबसे मांग चुका हूँ। किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया और ना ही देने के लिए कोई तैयार हो रहा है। तो तुम अपने पापा से मांग कर ले आओ, मैं अब उन्हें जल्दी जल्द लौटा दूंगा। मधु तो सारी बातें पहले ही सुन लेती है और वो सब समझ जाती है। अरे मधु, कहाँ खो गई? हाँ हाँ हाँ, कहीं नहीं। ठीक है, मैं पापा से बोल दूंगी, पर मुझे नहीं लगता उनके पास इतने सारे पैसे होंगे। अच्छा, चलो अभी मिल लेना और पैसे की बात भी कर लेना। संजय मधु को ऑफिस जाते वक्त छोड़ जाता है। उसके मायके से आने पर पूछता है, अरे मधु, हो आई मायके से? पापा से बात की पैसे को लेकर? तब मधु ने झूठ बोला। हाँ कहा था, पर पापा मना कर दिए। तभी संजय उसे मारना स्टार्ट कर देता है। उस दिन से मधु को रोज संजय और उसकी सास मारती पीटती और ताना मारते रहती थी। अरे हम तो फंस गए इस करमजली से, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिला। एक दिन मधु की सास और संजय मधु को बहुत मारते हैं और अपने सामने फोन लगाकर बोलते हैं, चल पैसे मांग हमारे सामने अपने बाप से, देखते हैं वो क्या बोलता है, कैसे नहीं देता है। अपने सामने ही बात करने के लिए मधु को फोर्स करते हैं। तभी मधु पहले ही थोड़ा सा बात करके और चुपके से फोन कट कर देती है। फिर उन लोगों को दिखाकर झूठा नाटक करती है। पापा, मैंने आपको पैसे के लिए बोला था ना, उसका क्या हुआ? आपने कुछ इंतजाम किया? कब तक हो जाएगा? बहुत जरूरी है पापा। अच्छा ठीक है। मधु खुद ही सारा दर्द मार तकलीफ सहती रहती है। वो ये सोचती है,
अगर मैं अपने ससुराल की सच्चाई और पैसों की मांग को अपने पापा मम्मी को बताऊंगी तो वो पता नहीं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी की खुशी के लिए पैसे का जुगाड़ करने लगेंगे। वैसे भी पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी किस हाल में है तो उन्हें कुछ हो जाएगा। मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ की कोई भी बात नहीं बताऊंगी, ना पैसे की मांग करूंगी ना मांगूंगी, चाहे ये मुझे कितना भी मारे पीटे, अपने माँ बाबा को खुद के चलते और तकलीफ नहीं दूंगी। और वो अपनी एक डायरी में सारी बातें, अपना दर्द लिख कर कम करती और अकेले बैठकर एक ही चीज गुनगुनाती। एक मासूम सी कली थी, नाजों से जो पली थी, आंखों में ख्वाब थे और मन में हसरतें थी, पर दहेज की आग में धीरे धीरे वो जल रही थी। न जाने इस घुटन भरी जिंदगी से वो कब बाहर निकलेगी, या इस दहेज के लोभियों की आग की लपेट भेंट चढ़ेगी। समझ सको तो पैसों को जिंदगी से ऊपर मत रखना। एक बाप कलेजे का टुकड़ा सौंपता है जिसे पूरी जिंदगी अपने खून से सींचता है। उस मान रखना। दहेज के लिए किसी की बेटी का जान मत लेना। यही गुनगुना कर वो अपना मन हल्का करती। एक दिन मधु जब खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो जैसे ही वो गैस ऑन करती है और माचिस की तीली जैसे जलाती है, किचन में जोर से आग लग जाता है। इधर मधु की सास और पति किशन खिड़की दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। हाँ अम्मा, तुमने ही तो जाकर सिलेंडर पहले ही से ऑन करके रख दिया। पूरे किचन में गैस फैल गया, जिससे वो जैसे ही माचिस की तीली जलाई उसी तरह आग लग गया। मधु अंदर से बहुत चिल्लाती है, बहुत आवाज देती है, मुझे बचा लो माँ, कोई तो मदद करो, मुझे मरना नहीं है अभी, प्लीज कोई तो मेरी पुकार सुनो, मुझे बचा लो, नहीं मरना है मुझे। हर संजय और मधु की सास बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। चलो बला टली, अब नए शहर में जाकर बहुत पैसे वाली बेटी से तेरी शादी करा दूंगी। तभी पड़ोसी मधु की चीख सुनकर घर पर आते हैं और मधु को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। मधु 90% जल चुकी थी और उसे हल्का होश आया तो उसके माँ बाबा उससे मिलने। मधु ने फिर से वही गाना गुनगुनाया जो वो अक्सर अकेले बैठकर गाया करती थी। एक मासूम सी कली थी, नाजों से जो पली थी, आंखों में ख्वाब थे और मन में हसरतें थी, पर दहेज की आग में धीरे धीरे वो जल रही थी। न जाने इस घुटन भरी जिंदगी से वो कब बाहर निकलेगी, या इस दहेज के लोभियों की आग की लपेट में भेंट चढ़ेगी। समझ सको तो पैसों को जिंदगी से ऊपर मत रखना। एक बाप की कलेजे का टुकड़ा सौंपता है जिसे पूरी जिंदगी अपने खून से सींचता है। उसका मान रखना। दहेज के लिए किसी की बेटी का जान मत लेना। उधर उसके पति और सास डर कर भाग जाते हैं। पुलिस को अपना बयान देकर एक बेटी दहेज की आग में जलकर इस दुनिया को अलविदा आखिर कह ही देती है। दहेज समाज में एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण महिलाओं के प्रति अकल्पनीय अत्याचार और अपराध हुए हैं। बुराई ने समाज के हर वर्ग की महिलाओं की जान ले ली है, चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या अमीर हो। अगर हम और आप इससे कुछ सीख सकते हैं तो दहेज लेना बंद करें।